क्या गुणवत्ता है, क्या उसका लक्षण है। किसी भी एनिमल का प्रॉपर मांस के बारे में अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीट, मांस का विशेषता। ठीक है, तो अगर घोड़े का मांस है तो घोड़े के मांस में क्या मिलेगा आपको, डार्क रेड रंग का होता है। ठीक है, क्या होता है, डार्क रेड रंग का होता है। एयर के संपर्क में आने पर ब्लू कलर का हो जाता है तथा बाद में अधिक डार्क रेड होता है। मतलब समझे कि जो घोड़ा का जो मांस होता है वो कैसे होता है, डार्क रेड कलर का होता है। ठीक है, हवा के संपर्क में आने पर ब्लू रंग का हो जाता है। देखो रंग बदल जाता है, जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्या बन जाता है, वो ब्लू कलर का दिखने लगता है और बाद में अधिक डार्क रेड होता है। ठीक है, सुगंध की बात अगर करें तो घोड़े का मांस का जो होता है अजीब होता है टेस्ट, सुगंध उसका नाक से सूंघने पे पता चलेगा, मीठा जैसा लगेगा आपको तथा अधिक लोगों को लेस रिपल्सिव होता है। मतलब लोग सूंघने से ना एकदम मुंह को कैसे नहीं बना देते हैं, एकदम गंदा सा महका ऐसे करके, सुगंध उसका क्या है, एकदम गंदा सा टेस्ट सुगंध आ रहा है, ऐसा घृणा की दृष्टि से। चलिए ठीक है, तो सुगंध अजीब टाइप का रहता है, अच्छा सुगंध नहीं है उसका, मीठा तथा मैक्सिमम लोगों को एकदम सूंघने में घिन घिन लगता है, एकदम गंदा है एकदम। ठीक है, हॉर्स फ्लेश में ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। हॉर्स जो घोड़ा होता है फ्लेश में फिश में, अच्छा हॉर्स फिश में क्या होता है, ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब ये भी तो शुरू से ही हम बता रहे हैं बार बार कि ग्लाइकोजन की मात्रा जो है घोड़े के मांस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आयोडीन की मात्रा भी पाया जाता है। फैट पीला या फिर ब्राउनविश येलो होता है, अधिक तेलीय होने के कारण यह सॉफ्ट तथा चिकना होता है। ठीक है, फैट कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, फैट पीला होता है, ब्राउनिश येलो होता है, अधिक तेलीय होने के कारण यह सॉफ्ट तथा चिकना होता है। समझ में आ रहा है बात, फैट पीला होता है, भूरा येलो होता है ना, पीला या फिर ब्राउनिश येलो होता है, अधिक तेलीय होने के कारण यह सॉफ्ट और चिकना होता है। 4 लाइन आप लिख लेंगे घोड़े के बारे में। देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले ये इसका मांस डार्क रेड कलर का होता है, जब एयर से क्रिया करता है तब ये कैसा हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है। ये पहला चीज़, इसको लिखिए। उसके बाद दूसरा में आपको क्या बताना है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। हाँ, हॉर्स के फिश में क्या होता है, ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में, मतलब घोड़े के मांस में क्या होता है, ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसका नाक से सूंघने की अगर हम बात करेंगे तो अजीब टाइप से महकता है और उसका हल्का मीठा आएगा सुगंध, और अधिकांश लोगों को क्या होता है, इसका मांस जो होता है सूंघना पसंद नहीं करते हैं, एकदम गंदा टाइप से महकता है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे चलें। और उनका जो फैट होता है वो पीला कलर का या फिर ब्राउनिश येलो होता है, मतलब पीला कलर का या फिर भूरा कलर का, पीला होगा या तो फिर भूरा पीला होगा। ये क्या होगा, फैट की बात कर रहे हैं हम, घोड़े के मांस की फैट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसा होगा, या तो भूरा होगा या तो भूरा पीला होगा, नहीं पीला होगा या तो भूरा पीला होगा। ठीक है, येलो अदरवाइज येलो ब्राउनिश येलो होगा। ठीक है, क्या कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद हम क्या, अच्छा अब घोड़े के मांस में क्या पाया जाता है आपका, कि जो आपका फैट की अगर बात करें हम तो घोड़े के मांस में जो फैट पाया जाता है वो कैसा होता है, फैट तेलीय होता है ना, एकदम क्या होता है उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, वह चिकना होता है, मांस कैसा होता है, चिकना होता है। तो इतना तो आप लिख लेंगे आई होप। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं घोड़े के मांस के बारे में,
क्या हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि घोड़े का जो मांस होता है वो डार्क रेड कलर का होता है। जब एयर से क्रिया होती है, हवा से क्रिया होती है, तो कैसा बन जाता है वो, उसका कलर ब्लूइश कलर का हो जाता है। ठीक है। और दूसरा चीज़ हमने क्या देखा कि ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है इसके मांस में। ठीक है। सुगंध की बात हमने किया तो सुगंध कैसा आता है, विचित्र टाइप से रहता है, अजीब टाइप का सुगंध आता है, और अजीब टाइप का सुगंध आता है, और मीठा भी होता है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसका सुगंध क्या होता है, पसंद नहीं होता है। ठीक है। चलिए, फैट कैसा होता है, पीला कलर का होता है, या फिर क्या होता है, ब्राउनिश येलो होता है। ठीक है। और इसके फैट में क्या पाया जाता है, तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके चलते इसका मांस जो होता है कैसा होता है, ज़्यादा चिकना होता है, ज़्यादा स्मूथ होता है। ठीक है। चलिए आगे चलें। बीफ मतलब अगर कैटल और बफेलो का मांस आपके सामने रखा है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये मांस जो है कैटल का है कि बफेलो का है ना। चलिए ठीक है। तो बीफ का विभिन्न रंग जैसे लाइट रेड से डार्क रेड पशु की उम्र तथा जहाँ से कार्कस का कलेक्शन के अनुसार होता है। देखो क्या कहता है, बीफ का विभिन्न रंग होता है, जैसे लाइट रेड, डार्क रेड पशु की उम्र तथा जहाँ से कार्कस का कलेक्शन हुआ है उसके अनुसार से क्या होता है, इसका कलर होता है। तो इसमें एज भी मैटर करता है। देखिए, हम अगर कैटल बफेलो के मांस की बात करें तो इसका रंग अलग अलग होता है। कहीं कहीं पर आपको लाइट रेड दिखेगा, कहीं कहीं पर आपको क्या दिखेगा, डार्क रेड भी दिखेगा। ठीक है। डार्क रेड भी दिख सकता है, लाइट रेड भी दिख सकता है। ठीक है। तो पशु का उम्र ज़्यादा, जो मतलब यंग होते हैं ना, छोटे कम उम्र के होते हैं, उनका मांस क्या होता है, चमकदार होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग एक ओल्ड एज एनिमल के मांस की बात करें तो क्या होता है, उसका चमकदार नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे देखें। बीफ का नम, रेशमी तथा मार्बल होता है। मतलब उसका मांस जो होता है कैसा होता है, नमी से युक्त होता है, रेशमी होता है तथा मार्बल होता है। कोई बात नहीं। वसा आमतौर पर क्रीमी वाइट या फिर येलो वाइट होता है। वसा आमतौर पर कैसा होता है, क्रीमी वाइट या फिर येलो वाइट होता है। वसा आमतौर पर क्रीमी वाइट या येलो वाइट होता है। क्रीमी वाइट मतलब समझ गए, और येलो वाइट मतलब हो गया हल्का पीला लेके, और सफ़ेद कलर का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वसा। अभी हमने घोड़ा का वसा पढ़े थे तो उसका वसा कैसा था, घोड़ा का जो वसा था उसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और पीला कलर का था ना। एक बार देखें, हम कंफर्म कर लेते हैं। हॉर्स का वसा कैसा था, फैट उसी को बोलते हैं, पीला ब्राउनिश येलो था। ठीक है। अधिक तेलीय होने के कारण ज़्यादा चिकना था। ठीक है। तो वसा आमतौर पर इसका कैसा है, उसका कैसा था, पीला था या फिर भूरा पीला था। तो इनका जो है कैटल बफेलो का जो वसा कैसा है, क्रीमी वाइट, क्रीमी वाइट या फिर येलो वाइट होता है। थोड़ा सा अंतर आ रहा है। क्रीमी वाइट को देख लो, और ऊपर हम लोग देखे थे तो ब्राउनिश येलो था, मतलब भूरा पीला था। और अभी कैसा था, इसका कैसा है, क्रीमी वाइट, क्रीमी वाइट और भूरा येलो। ठीक है। चलिए इतना हो जाएगा। उसके बाद बूढ़ी गाय का मांस चिकना नहीं होता है। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, पतला, सूखा तथा खाने योग्य नहीं होता है। बूढ़ी गाय का मांस खाने योग्य नहीं होता है। चलिए अब हम लोग सीप गोट के मांस की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सीप गोट की अगर हम लोग बात करें तो मटन बोला जाता है सीप गोट के, सॉरी गोट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस सीप की बात कर रहा हूँ ना। चलिए सीप की बात अगर करें तो मटन बोलते हैं उनको। तो ईव का मीट विभिन्न रंगों का होता है। लाइट रेड होता है, ब्राउनिश रेड तथा डार्क रेड होता है। देखिए अलग अलग कलर का होता है। उम्र तथा कार्कस के पार्ट के अनुसार फाइबर अच्छा मजबूत तथा फैट में मोरबिलिटी क्या होता है, अपसेंट होता है। मार्बलिंग क्या होता है, अपसेंट होता है। मतलब यहाँ पर भी क्या है, एज का असर कर रहा है ना। तो आपको क्या जान लेना है कि मीट का कलर जानना है। तो कैसा होता है, लाइट रेड भी हो सकता है, ब्राउनिश रेड हो सकता है, डार्क रेड हो सकता है,
है ना। कैटल में ऐसे हम लोग पढ़े थे अभी ना कि लाइट रेड होता है या तो फिर डार्क रेड होता है। और हॉर्स में कैसा होता है, हॉर्स में मीट कैसा होता है, अभी तो पढ़े थे तुरंत। हॉर्स मीट का, घोड़ा का मीट जो डार्क रेड रंग का होता है, हवा के संपर्क में आने पर ब्लू कलर का हो जाता है ना। ठीक है। हवा के संपर्क में आने से ब्लू कलर का हो जाता है, तो घोड़ा का है डार्क रेड होता है। कैटल का लाइट रेड होता है या तो फिर डार्क रेड होता है। और ईव का बात अगर करें हम लोग सीप का, तो इसका मीट भी विभिन्न रंगों से लाइट रेड टू ब्राउनिश रेड तथा डार्क रेड होता है। कोई बात नहीं। उम्र तथा कार्कस के पार्ट के अनुसार फाइबर अच्छा मजबूत तथा फैट में मार्बलिंग एब्सेंट होता है। फैट सफ़ेद मजबूत तथा सुगंधित होता है। फैट सफ़ेद मजबूत तथा सुगंधित होता है। ठीक है। चिवॉन की बात अगर करें हम लोग गोट मीट की, चिवॉन तो क्या होता है, बकरी का मांस है ना। चिवॉन हम लोग किसको बोलते हैं, बकरी के मांस को। तो बकरी का मांस मार्बल नहीं होता है तथा भेड़ का मांस के समान होता है। ठीक है। अनकैस्ट्रेटेड एडल्ट गोट के मीट से मतलब अनकैस्ट्रेटेड एडल्ट गोट के मीट से वाइटी ऑड्यूर होता है। छोड़ो, चलो हम पॉक की बात करते हैं। पीक का मांस, पीक का मांस का रंग उसके उम्र तथा पशु के न्यूट्रिटिव कंडीशन तथा उसके विभिन्न शारीरिक भाग के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यह पोल रेड, रेडिश, ग्रे रोज, रेड तथा मतलब कुल मिला के डार्क रेड भी होता है। पोल रेड लिखा है, रेडिश ग्रे, रोज रेड, डार्क रेड, रेड कलर ही होता है। ले देखें, थोड़ा मोड़ा अंतर आता है इधर उधर। यह अन्य फूड एनिमल की तुलना में छूने में कम कठोर होता है। ठीक है। फाइबर फाइन वसा उच्च नरम तथा चिकना होता है। फाइबर कैसा होता है, फाइन वसा उच्च नरम तथा चिकना होता है। कोई बात नहीं। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट, फैट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो स्पीसीज काऊ, बफेलो, हीफर, काफ, बफेलो, सीप, गोट, पिग, हॉर्स। तो काऊ ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट, फैट की अगर बात करें तो स्पीसीज, उसके बाद जाएगा कलर। ठीक है। स्पीसीज, कलर और कंसिस्टेंसी। तो फैट ना, फैट का कलर की बात आप कर रहे हैं ना, तो काऊ का फैट येलो कलर का होता है। अगर बुल हीफर है तो येलोइश वाइट होता है। काफ वाइट होता है, इसका भी, बुफेलो का भी वाइट होता है। सीप गोट का वेरी वाइट, पिग का वाइट, येलो वाइट। सब का तो वाइट है यार, येलो तो दो ठो भैया है बस, बाकी सब का देखो। घोड़ा का थोड़ा सा पीला है तब वो वाइट है। काऊ का येलो है, क्रीमी कलर है ना, येलो वाइट है आपको बुफेलो बुल का। और उसका कंसिस्टेंसी फायरली फर्म, फायरली सॉफ्ट, टॉपिकली क्रीमी, फायरली। चलो सब में ठीक है, कोई बात नहीं। केमिकल मेथड की बात करें, टेस्ट फॉर ग्लाइकोजन कंटेंट ऑफ मीट, मांस की ग्लाइकोजन के लिए परीक्षण में परीक्षण ग्लाइकोजन का, मांस की ग्लाइकोजन के लिए परीक्षण मतलब टेस्ट फॉर ग्लाइकोजन कंटेंट फॉर ऑफ मीट। तो घोड़े के मांस में अन्य फूड एनिमल के मांस से अधिक समृद्ध है। ग्लाइकोजन सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है। कितना, 1%, लगभग आधा से 1% ग्लाइकोजन घोड़ा में पाया जाता है और आधा पाया जाता है आपको गाय में। और ये जो बाकी जो है पोर्क एंड मटन मतलब सुअर का मांस और भेड़ का मांस, ये सब में क्या होता है, नहीं पाया जाता है क्या, ग्लाइकोजन। सबसे ज़्यादा किस में, घोड़ा में। कितना परसेंट, 1%। किसका,
मांस में ग्लाइकोजन 1% ग्लाइकोजन पाया जाता है, बस ग्लाइकोजन कितना 1% अगर घोड़ा का है तो, ठीक है। लाइनोलिक एसिड कंटेंट घोड़े के फैट में 1 से 2% एसिड पाया जाता है, परंतु अन्य पशुओं में 0.1 से अधिक नहीं होता है। तो ये भी सबसे ज़्यादा लाइनोलिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। और हॉर्स फैट में बीफ या मटन का मिलावट कर दिया जाए तो लाइनोलिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। आयोडीन वैल्यू की अगर बात करें तो आयोडीन वैल्यू का आकलन घोड़े की फैट का पता लगाने के लिए मूल्यवान परीक्षण है, ठीक है। विभिन्न फूड एनिमल के लिए फैट का आयोडीन वैल्यू, अच्छा आयोडीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? देखो आयोडीन वैल्यू का आकलन घोड़े की फैट का पता लगाने के लिए मूल्यवान परीक्षण है। आयोडीन वैल्यू वह मात्रा है जिससे फैट में प्रिजर्व एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड को आयोडीन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या कि विभिन्न फूड एनिमल के लिए फैट का आयोडीन वैल्यू निम्न प्रकार से है। आयोडीन वैल्यू की बात अगर हम लोग करें तो घोड़ा में कितना आयोडीन रहता है? आयोडीन और का ग्लाइकोजन ना सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? घोड़ा में। ग्लाइकोजन कितना पाया जाता है? 0.5 to 1% ग्लाइकोजन पाया जाता है हॉर्स में। और कैटल में कितना पाया जाता है? 0.2 से 0.5% पाया जाता है किसमें? कैटल में। क्या? ग्लाइकोजन की बात करें तो। अगर हम लोग आयोडीन वैल्यू की बात करें तो आयोडीन की अगर बात हम लोग करते हैं तो हॉर्स में कितना आयोडीन पाया जाता है भाई? 71 से 80%, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग बीफ में बात करें, बीफ में ना, तो फैट का आयोडीन वैल्यू, आयोडीन कहाँ पाया जाता है? फैट में पाया जाता है। तो फूड एनिमल में अगर हम लोग बीफ की बात करें, बीफ मतलब कैटल बफेलो का मांस जो होता है, तो उसके फैट में जो होता है आयोडीन जो होता है वो कितना होता है? 38 से 46%। वो कोई ज़्यादा नहीं है ना। अगर कोई बीफ मतलब क्या है भाई? ऑक्स का हो चाहे किसी का हो तो एक ही है। ऑक्स हो गया, कैटल हो गई, बफेलो हो गई, सब बीफ के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। जैसे बफेलो मीट को केरा भी बोला जाता है, तो हमको जो जानना है उसके लिए बीफ ही पर्याप्त है, ठीक है। तो सीप की बात अगर करेंगे तो वही रहेगा सब में, है ना। पिग में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा अपने को। क्या? 38 से 46% बीफ में। तो अगर मैं पिग की बात करूं तो पिग में कितना हो जाता है? 70 तक हो जाता है ना, 50 से 70%। और क्या चाहिए बताइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स में फैट का पता लगाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आकलन करने के लिए फैट को लिक्विड द्वारा ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सभी लिक्विड के ऑयल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शामिल होता है। हॉर्स में इतना हो गया। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो फैट में मेल्टिंग पॉइंट एनिमल के स्पीसीज तथा एनिमल की जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। हॉर्स में 29 to 40 मेल्टिंग पॉइंट मतलब फैट का मेल्टिंग पॉइंट एनिमल के स्पीसीज तथा एनिमल को दिए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। हॉर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हॉर्स के मीट का, फैट का, भाई मीट में फैट पाया जाता है और फैट का हमको मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, तो फैट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 40। अब हर जगह सबसे ज़्यादा मत मार देना ना, यहाँ पर बीफ का देखो 50 है मेल्टिंग पॉइंट, पिग का 44 है, मतलब बीफ का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मायोग्लोबिन कंट्रोल कंटेंट की बात करें तो विभिन्न प्रजाति के पशुओं में मायोग्लोबिन हॉर्स में 0.71%, बीफ 0.3 से 1%, पोर्क का है 0.06 to 0.40, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं अदर केमिकल टेस्ट फॉर डिफरेंट मीट स्पीसीज आर एस्टिमेशन ऑफ
मस्कल्स नाइट्रोजन प्रोटीन था। बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड, इम्यूनोलॉजिक मेथड, रिसेंट टेक्निक, मेटास्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, एनिमल इंडस्ट्री, फॉलन इन एनिमल एंड एबेटॉयर इन्फ्लुएंस। मतलब एबेटॉयर से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज किया जाता है जो डेड या फॉलन एनिमल के रूप में होते हैं, जिनका सोर्स एनिमल इंडस्ट्री होती है। इन वेस्ट प्रोडक्ट का मैनेजमेंट नियमित रूप से रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री से अधिक मात्रा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। इंडस्ट्री से अधिक मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। हम क्या करना है, देखो यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, एनिमल इंडस्ट्री, फॉलन एनिमल्स एंड एबेटॉयर इफेंट। ठीक, तो मतलब एबेटॉयर से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज किया जाता है जो डीड या फॉलन एनिमल के रूप में होते हैं, ठीक है, जिनका सोर्स एनिमल इंडस्ट्री होती है। इन वेस्ट प्रोडक्ट का मैनेजमेंट नियमित रूप से रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री से अधिक मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। इस वेस्ट प्रोडक्ट के मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिक वेस्ट को समझने के लिए कुछ निम्न टॉपिक को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। डिस्पोजल ऑफ कार्कस, आइसोलेशन ऑफ कार्कस एंड रिलेटेड मटेरियल ऑन द स्पॉट। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ कार्कस, पहले आप कार्कस को डिस्पोजल करिए, उसके बाद आइसोलेशन ऑफ कार्कस एंड रिलेटेड मटेरियल इन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। मतलब वहीं पर जो भी रिलेटेड मटेरियल होगा उसका फीड, वाटर और उससे रिलेटेड जो भी है जिसको आप उसके साथ वेस्ट मटेरियल के रूप में निकाल रहे हैं, वे सबको। वेटनरी एडवाइस जो दिया जाता है उसको ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ डेड और फॉलन एनिमल, यूटिलाइजिंग एबेटायर ऑफर एंड डैमेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो डिस्पोजल ऑफ कार्कस, मृत पशु को उचित तरीके से डिस्पोज करना महत्वपूर्ण होता है। यदि पशु की मृत्यु मेटाबॉलिक डिजीज के कारण होती है तो उसके कार्कस से फैलने वाली बीमारी को रोकना चाहिए तथा जूनोटिक डिजीज के केस में ह्यूमन इन्फेक्शन को कम करना चाहिए। ठीक है, कॉन्टेजियस डिजीज के प्रभाव से मरे पशु को जितना जल्दी हो सके उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि बाद में दुर्गंध तथा सूक्ष्मजीव का प्रसार बढ़ जाता है जो बाद में बड़ी बीमारी का कारण बनती है। हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट जो आ गया, डिस्पोजल ऑफ कार्कस। मतलब हमको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। किसका मैनेजमेंट करना है, तो अपना एबेटॉयर का मैनेजमेंट करना है। एबेटॉयर का हम किसका मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, एनिमल इंडस्ट्री, है ना। तो ये मैनेजमेंट हो रहा है किसका, एबेटॉयर का ही एक तरह से मैनेजमेंट है ये। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ कार्कस। उसके बाद कार्कस को कभी भी खींचते हुए नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उसके बॉडी से फ्लूइड और ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है जो आपके लिए इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, कार्कस को कभी भी पास के बहते हुए पानी में डिस्पोज नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह एक बड़ी बीमारी का सोर्स बन जाएगा। ठीक है, एनिमल की मृत्यु के लिए रेस्पिरेटरी विजिबल डिजीज के आधार पर डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ कार्कस, मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ कार्कस। ठीक है, अब आपको कहाँ, तो बरियल मेथड तो है, ये है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे कॉमन और सुरक्षित विधि है। पशु को गाड़ने के लिए 2 मीटर का गड्ढा खोदा जाता है और एनिमल का लंबाई चौड़ाई जैसा रहता है उसके आधार पर। ठीक ना, चलिए इसके बाद 1.5 मीटर का होना चाहिए क्या,
आसपास के उच्चतम स्तर से 1.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है। और मृत पशु का उपयोग किए गए इन्फेक्टेड मटेरियल को पशु के साथ दफना देना चाहिए। साथ ही कार्कस से 5 सेंटीमीटर ऊपर मिट्टी पूरी तरह से ढकना चाहिए। गड्ढा इतना गहरा खोदना चाहिए कि सियार उसे निकाल ना सके, क्योंकि कार्कस के ओफेन से इंसेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। ठीक है। कार्कस को दफनाने से पहले उसके स्किन के ऊपर फिनाल डालना चाहिए। उसके बाद कार्कस को ढकने के बाद उसके चारों तरफ क्या करना चाहिए, चूने का पानी छिड़कना चाहिए। मिट्टी से ढकने के बाद कंक्रीट ऑब्जेक्ट से ढककर मोरू मिट्टी डालकर गोबर पानी तथा चूने का पानी पुनः छिड़कना चाहिए, है ना। यह कार्कस मेथड है, वो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंथ्रेक्स के केस में कार्कस को छिद्रों को कई रुई से ढक देना चाहिए, उसको, है ना, कपड़े से कवर कर देना चाहिए। कार्कस को ढक कर शमशान तक ले जाना चाहिए। ठीक है। गौशाला में 5% क्रेसोल से एक लंबे हैंडल्ड ब्रश से डिसइंफेक्टेड करना चाहिए तथा हाँ, मतलब जहाँ पर से आप एनिमल को उठाए हो उस जगह को क्लीन करने की बात कर रहे हैं, तो क्या है, हम फिनाइल का भी यूज कर सकते हैं वहाँ पर। बरियल मेथड में क्या करते हैं, यह मेथड कार्कस को डिस्ट्रॉय, बर्निंग मेथड, यार तो बरियल बोलता हूँ, बरियल तो हो गया ऊपर, बर्निंग मेथड। यह मेथड कार्कस को डिस्ट्रॉय करने की प्रणाली का तरीका है। इसमें इंसिनरेटर में किया जाता है। कार्कस को 600 से 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाया जाता है, जिससे सारे सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद मेथड में एनिमल के डिस्पोज के लिए उपयुक्त होती है, जिसकी मृत्यु जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हुई हो उसको कहते हैं ब्रुसेला एंथेसिस होता है। उसके बाद इस इंसिनरेटर ना हो तो अन्य मेथड से लकड़ी, बेडिंग मटेरियल, स्ट्रॉ आदि को पिट में डालकर कार्कस को जला सकते हैं। पिट की गहराई लगभग आधा मीटर गहरी होनी चाहिए, ताकि लकड़ी के बीच एयर स्पेस बना रहे, जिसके लिए आयरन बार्स की सहायता से ले सकते हैं। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद केमिकल मेथड का अगर आप यूज करेंगे तो यदि किसी पशु की मृत्यु बीमारी से होती है तो वह क्या होता है, यदि किसी पशु की बीमारी से होती है तो क्या होता है, पोटेंशियल वेल्थ हजार्ड में जन्म नहीं देता है। इसके कारण कार्कस सामान्य डिस्पोज कर सकते हैं। परिसर को लाइम वाटर या जांच में ब्लीडिंग पाउडर से डिसइंफेक्ट करना चाहिए। मेटल पार्ट के लिए फिनाल क्रिसॉल के सॉल्यूशन से अच्छी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। डिसइंफेक्शन की बात करें तो नोटिफिएबल डिजीज के कारण एनिमल की मृत्यु के बाद उसको डिस्पोज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तु को जो कि कंटामिनेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, अतः उसे डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। बेडिंग स्ट्रॉ, उसके बाद ये सब मैनेजमेंट है आपका कार्कस वाला। ठीक है भाई, मर जाएगा तो उसका बर्तन जो रहेगा जिसमें एनिमल खाया रहेगा उसको तो भाई डिसइंफेक्ट करना ही पड़ेगा ना, वो तो कंटामिनेटेड हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है। शव से निकलने वाले लिक्विड जैसे कि ब्लड, यूरिन आदि को लाइम के क्लोराइड सस्पेंशन के साथ डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। दीवार, फर्श, दरवाजा तथा उपकरणों को क्विक लाइम या बेडिंग पाउडर के सस्पेंशन से क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए यूज होने वाले एबेटॉयर के मेटल टूल और उनको बॉइलिंग वाटर में विसर्जित कर डिसइंफेक्ट करना चाहिए। आइसोलेशन ऑफ कार्कस एंड रिलेटेड मटेरियल द स्पॉट, मतलब आइसोलेशन ऑफ कार्कस, आप कार्कस को कैसे आइसोलेट करोगे, एंड रिलेटेड मटेरियल स्पॉट ऑन द स्पॉट। चलिए देखते हैं। यदि पशु की मृत्यु हाई रिस्क इन्फेक्टेड डिजीज से हुई है तो तुरंत कार्कस को क्या करना है, आइसोलेट कर देना चाहिए तथा कार्कस से रिलेटेड इन्फेक्शन को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। कार्कस को
रिमूव करने से पहले उसे ड्राई प्लेस में रखना चाहिए और पॉलीथीन से कवर किया जाना चाहिए, है ना। कार्कस को रिमूव करने से पहले उसे ड्राई प्लेस में रखना चाहिए, सूखे जगह पर रखना चाहिए और पॉलीथीन से कवर करके रखना चाहिए। कार्कस को आइसोलेट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि कहीं डिस्पोजल मटेरियल, वाटर सप्लाई तथा ड्रेन सिस्टम को इन्फेक्ट तो नहीं कर रहा है। क्या करना चाहिए? कार्कस को आइसोलेट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि कहीं डिस्पोज मटेरियल, वाटर सप्लाई तथा ड्रेन सिस्टम को इन्फेक्ट तो नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद वेटनरी एडवाइस के बारे में, वेटनरी अथॉरिटी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सस्पेक्टेड एनिमल का एग्जामिन करे तथा हाई रिस्क इन्फेक्टेड डिजीज का डायग्नोसिस करे। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड और फॉलन एनिमल, मतलब हमको क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन करना है मरे हुए जानवर का, या फिर जो जानवर बीमार हो के, मतलब फॉलन मतलब गिरा हुआ हो, चाहे वो डेड करके गिरा हुआ है, जैसे भी करके उस एनिमल को क्या करना है? अपने को ट्रांसपोर्ट करना है। तो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्री में मृत पशुओं की एक बड़ी संख्या को एक साथ डिस्पोज किया जाता है। क्या किया जाता है? डेवलपिंग तथा अंडर डेवलपिंग कंट्री, मतलब विकसित देश की बात करें या फिर विकासशील देशों की बात करें, तो वहाँ पर मृत पशुओं की एक बड़ी संख्या को एक साथ डिस्पोज किया जाता है। कभी कभी क्या कर लिया जाता है? कभी कभी कंडेम्नेड मटेरियल का यूज बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है, जिसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। ठीक है। फॉलन एनिमल को हाइजीनिकली डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आसपास के इन्वायरमेंटल में गैस फैलाने से रुक जाएगा था। डिकम्पोजिशन कम हो जाएगा। वाह, ठीक है भाई। एनिमल के बाई प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोसेसिंग करना चाहिए ताकि हमें आर्थिक फ़ायदा हो सके। मृत पशु के ट्रांसपोर्टेशन बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली में किया जा सकता है। मृत पशु का ट्रांसपोर्टेशन बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर ट्रॉली में किया जा सकता है। या तो एनिमल के बाई प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोसेसिंग करना चाहिए ताकि हमें आर्थिक फ़ायदा हो सके। अच्छा, ठीक है, समझ सकता हूँ मैं। क्या है? जिस गाड़ी में कार्कस को ले जाया जाता है, फ्लोर में स्ट्रॉ को बेडिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जा सकता है तथा गाड़ी में प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए, अन्यथा एनिमल की स्किन कट सकती है। स्लॉटर हाउस से प्राप्त कंडाम्ड मटेरियल, मतलब जो कंटामिनेटेड मटेरियल कहिए, के ट्रांसपोर्टेशन के समय व्हीकल चारों तरफ से बंद होना चाहिए, है ना भाई। खुला रहेगा तो उसमें अगर कंटामिनेटेड कुछ भी है तो एयर में चला जाएगा, जो कि वातावरण को प्रभावित करेगा, इसलिए हमको चारों साइड से बंद करके ले जाना है। ठीक है ना। यूटिलाइजिंग एवेटायर ऑफल्स एंड कंडेमेंड मटेरियल। ठीक है। एवेटायर ऑफल्स था आपका है क्या? कंटामिनेटेड बोलिए, है ना। कंटामिनेटेड मटेरियल या एजेंट को बॉइलिंग द्वारा स्टॉक फीड के रूप में उपयोग किया जाता है, जो पशुओं को निकलने में सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। चलिए यहाँ और देख लेते हैं हम का कि यदि इंटेस्टाइन का यूज किया जाता है तो पहले क्लीन तथा अच्छी तरह से वेस्ट किया जाना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले कर्ड को 1 घंटे तक बॉयल किया जाना चाहिए। सभी मिक्स को अच्छी तरह से स्क्रब करना चाहिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।